Hello everyone, welcome to Decimal. Today we are going to start new subject which is polity और राज व्यवस्था। इसको हम लोग संविधान भी बोलते हैं। ठीक है, समझने के लिए देखो, संविधान या पॉलिटी पढ़ने के लिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि पॉलिटी है क्या। ठीक है, तो पॉलिटी जो है वो संविधान का एक तरह से पार्ट है वो। ठीक है, कोर संविधान नहीं, मतलब जो ओरिजिनल संविधान है वो नहीं पढ़ना है। जो संविधान में चीज़ें लिखी हैं वो हमें पढ़ना है। ठीक है, हम पूरा संविधान नहीं पढ़ेंगे कि संविधान क्या है, संविधान नहीं पढ़ना है। वो किसी जो है वकील के लिए या किसी जज के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। हम लोग केवल समझना चाहते हैं कि संविधान है क्या, और हमारे सिलेबस में भी लिमिटेड ही है। ठीक है, हमारे सिलेबस में पॉलिटी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पॉलिटी है मतलब कि संविधान का ही भाग है वो, एक तरह से समझ लो। सरल भाषा में संविधान का भाग है। ठीक है, संविधान की किताब अलग होती, पॉलिटी किताब अलग होती। संविधान की बुक तुम्हें मिल जाएगी अगर आप चाहोगे। संविधान की बुक चाहिए तो किसी भी बुक स्टॉल पे जाओगे और वहाँ संविधान मांगोगे तो वो संविधान में जो चीज़ लिखी एज इट इज़ संविधान में लिखी होगी। लेकिन पॉलिटी की बुक में अगर किसी राइटर ने लिखा है तो उसके कुछ विचार भी हो सकते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, और जो जजमेंट आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो भी उसमें होते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जजमेंट वगैरह नहीं दिए होते हैं। ठीक है, कोर संविधान की बात करूँ जो एकदम प्योर संविधान है उसकी बात कर रहा हूँ। तो हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो है एक तरह से संविधान पढ़ने से पहले जो पॉलिटी है उसके हम लोग थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि डिस्कस करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि डिस्कस क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता होना ही चाहिए कि जो हमारा संविधान बना है या जो हमारी पॉलिटी आज है वो आई कैसे। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट एकदम से तो अचानक आ नहीं जाएगा कि अचानक सुबह उठे और नया सब्जेक्ट आ गया। तो उसके पीछे कोई ना कोई छोटे छोटे रीजंस रहे होंगे, बाद में उन सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया गया होगा। ठीक है, तो उसी तरह जो हमारा आज संविधान है या हमारी जो आज पॉलिटी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके पीछे भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो इतिहास में हैं। ठीक है, तो वो इतिहास के एक तरह से पन्नों से निकाल करके हम लोगों ने इसको एकदम पॉलिटी बना दिया है। मतलब इतिहास वाली चीज़ें ना अलग कर दी हैं, पॉलिटी की चीज़ें अलग कर दी हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका थोड़ा बहुत इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। ठीक है, क्योंकि हमारा संविधान जो है कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे आधे से ज़्यादा उनसे इंस्पायर्ड है। हम लोगों ने उनसे सीखा है, उन्हीं के चीज़ों को जो वो लोग लागू करते थे कंपनी के लिए वही हम लोगों ने बाद में संविधान में कुछ कुछ चीज़ें ऐड करी हैं। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में समझने से पहले थोड़ा सा इतिहास जानें कि 1600 ईस्वी 1600 ईस्वी के आसपास, ठीक है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर मिला, एक तरह से एक वो राइट मिला ईस्ट में ट्रेड करने का। ईस्ट मतलब जैसे कि अगर आप जब मैप देखोगे, वर्ल्ड का मैप देखोगे, विश्व का मैप देखोगे, तो जैसे ये मैप है तो यूरोप यहाँ पे है तो इंडिया यहाँ पड़ता है। ठीक है, मतलब ये ऊपर ही पड़ेगा। ठीक है, लाइन के ऊपर ही पड़ेगा। मतलब कि ये अगर यूरोप है, ठीक है, ये यूरोप है तो इंडिया जो है इधर पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इधर से ईस्ट में पड़ता है ना, इंडिया ईस्ट में पड़ता है मतलब पूर्व में पड़ता है। तो जितनी भी कंपनियां यूरोप में बनी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बनी, क्योंकि इंडिया जो है यूरोप से ईस्ट में पड़ता है, इस वजह से इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो कंपनी जो थी, जैसे आज कंपनियां होती तो प्राइवेट कंपनियां सुना होगा इंडिया में बहुत सारी, वैसे यूरोप में उस समय कुछ कंपनियां थी। ठीक है, तो वो कंपनियां इंडिया की तरफ व्यापार करना चाहती थी, तो उन्होंने महारानी से, जो एलिजाबेथ प्रथम थी, उनसे परमिशन ली और इन लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया। 1600 ईस्वी के आसपास ये लोग आ गए इंडिया में ट्रेड करने के लिए। इंडिया तब एरिया बड़ा था। ठीक है, तब इंडिया, जब पुराने इंडिया के बारे में सोचेंगे तो उसमें पाकिस्तान भी आ जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश भी आ जाएगा,
और म्यांमार का भी थोड़ा रीज़न आ जाएगा, ठीक है, अफ़गानिस्तान का भी थोड़ा रीज़न आ जाएगा। इस तरह ध्यान रखना, क्योंकि तब इंडिया बड़ा था, तब इंडिया डिवाइडेड नहीं था। तो वो पूरे एरिया पे व्यापार करने के लिए आए, तो महारानी ने उनको चार्टर दे दिया कि जाओ तुम व्यापार करो ईस्ट में, ठीक है। तो 1600 के आसपास ये लोग ईस्ट में व्यापार करने आ गए। और व्यापार ये लोग आए तो थे व्यापारी बन करके, लेकिन धीरे धीरे ये लोग जो है यहाँ पर राज करने लगे। राज करने लगे मीन्स ये लोग यहाँ पे ज़मीनें कब्जा करने लगे। धीरे धीरे ये लोग अपनी किले बनाने लगे। और एक बहुत बड़ी घटना हुई 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद जो कंपनी थी उसको और ज़्यादा पावर मिल गई, कंपनी को और ज़्यादा पावर मिल गई। और एक तरह से कंपनी का जो है बंगाल पे, मद्रास पे और बम्बई पे और बिहार वाले रीजन पे, जो उड़ीसा वाला रीजन है, इधर सब एरिया पे कब्जा हो गया। तो अब यहाँ पे जब इनका कब्जा हो गया, ये देखो, अब यहाँ से देखो जो इसमें लिखा हुआ है, ब्रिटिश का आगमन हुआ 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, ठीक है। महारानी जी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा अनुमति थी, ठीक है। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है उनको चार्टर के द्वारा अनुमति दी थी, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो गवर्नमेंट अलग थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अलग थी। कोई गवर्नमेंट मत समझना कि पहले शुरुआत में अंग्रेज आ गए थे, गवर्नमेंट आ गई थी ना। पहले अंग्रेज गवर्नमेंट नहीं आई थी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, एक प्राइवेट कंपनी थी जो ट्रेड करने आई थी, व्यापार करने आई थी। 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी मतलब राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। कैसे? 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक है। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब इतिहास पढ़ेंगे तो बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे, ठीक है। 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी एवं राजस्व एवं दीवानी न्याय मिल गए। इसको बोला जाता है द्वैध शासन, इसको बोलते थे द्वैध शासन, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट। मतलब कि 1765 में डुअल गवर्नमेंट एक तरह से स्थापित हो गए 1764 का बैटल ऑफ बक्सर के बाद। 1858 क्या है, 1857 में क्रांति हुई थी, ठीक है। 1857 की क्रांति तो सुना ही होगा, ठीक है, 1857 क्रांति। तो 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद क्या हुआ, सिपाही विद्रोह ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन की उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथ में लिया। तो सिपाही विद्रोह के बाद मतलब कि जो 1857 की क्रांति हुई उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कंपनी से शासन अपने हाथ ले लिया। मतलब कंपनी से कहा कि अब तुम ट्रेड नहीं करोगे, तुम जो ट्रेड करते हो ये यहाँ पे जो तुमने शासन व्यवस्था अपनी स्थापित कर रखी है वो जाएगी अब महारानी के अंडर में, ठीक है। अब होगा महारानी का शासन। एक तरह से महारानी ने पूरा मतलब ब्रिटिश इंडिया बना दिया उसको एक तरह से, मतलब वो ब्रिटेन का ही पार्ट हो गया इंडिया, ये से समझो। और कब तक चला ये, 15 अगस्त 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक चला। स्वतंत्रता के बाद संविधान की आवश्यकता हुई, जब हम लोग आज़ाद हुए तो संविधान की आवश्यकता हुई। और 1934 में एम.एन. रॉय, साम्यवाद के प्रणेता, एम.एन. रॉय का नाम ध्यान रखना, इनका नाम पूछा जाता है, साम्यवाद के प्रणेता कहा जाता है इनको। साम्यवाद के एम.एन. रॉय के सुझाव से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया, ठीक है। तो ये तो पता ही होगा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः अस्तित्व में आया। और 26 जनवरी को ही क्यों आया वो इतिहास में एक बार पढ़ना तो पता चल जाएगा 26 जनवरी की ही डेट क्यों फिक्स करी गई और कोई डेट क्यों नहीं फिक्स करी गई, ठीक है। 26 जनवरी को क्यों डेट फिक्स करी गई, ये डेट ध्यान रखना कि 26 जनवरी, ये क्वेश्चन पूछा था कि 26 जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। उसके पीछे एक ऐतिहासिक घटना है, वो इतिहास में जब पढ़ेंगे, इतिहास जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। आगे देखते हैं। देखो जब सबसे पहला जो देखो कंपनी जब यहाँ पे व्यापार करने आई थी तो शुरू में कंपनी ने व्यापार किया और धीरे धीरे कंपनी में क्या हुआ कि व्यापार करने तो कंपनी आई थी तो कंपनी अमीर होनी चाहिए, लेकिन स्थिति ये हो गई कि कंपनी अमीर ना होकर के कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अमीर होने लगे। मतलब करप्शन था, उस समय करप्शन था और कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अमीर होने लगे। कंपनी पे कर्जा बढ़ने लगा तो कंपनी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास और बोली कि हमें कुछ उधार दीजिए,
ठीक है। तो जो उधार पैसा ये लोग मांगने गए तो कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात से नाराज़गी हुई कि ये तो कंपनी है, वहाँ व्यापार करने गई है, मुनाफा कमाना चाहिए, लेकिन ये खुद कर्जे में आ रहे हैं। तो कंपनी ने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि कंपनी अब हम तुम्हें रेगुलेट करेंगे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की बात आई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को रेगुलेट करना शुरू किया, तो उस समय जब एक्ट पास किए गए तो उनको कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। तो ये जो लिखा है ना रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट लिखा है, ये मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट पास किया, ठीक है, कि कंपनी अब कैसे काम करेगी। कंपनी कैसे काम करेगी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदेशों पे काम करेगी। इसमें क्या था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम था। मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, ये एक तरह का पहला कदम था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, ठीक है। मतलब कि कंपनी के अभी तक प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता नहीं मिली थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नहीं मिली थी, और ये तो यहाँ चला ही रहे थे, अपना शासन चला रहे थे। इसके द्वारा क्या हुआ कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो ये ध्यान रखना कि पहली मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का पहला कदम कब उठाया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है। और पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता कब मिली, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और केंद्रीय प्रशासन की नींव कब रखी गई, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ध्यान रखना। अब देखो इस नियम की विशेषताएं क्या, इस रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं क्या थी। तो रेगुलेटिंग की विशेषताएं यह थी, बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। देखो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। क्यों बना दिया गया होगा, देखो समझो बात को यहाँ पे थोड़ा सा। जैसे बंगाल क्या है, ये जैसे इंडिया का मैप अगर बनाऊँ, थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर, ये तो मान लो बंगाल इधर है, इधर बंगाल है, ठीक है, ये बंगाल है, और इधर ये महाराष्ट्र है, और इधर मद्रास है, ठीक है। तो पहले क्या था कि जो 3 जगह थी, मतलब कि ये एरिया जो था, ये एरिया है बंगाल का, और ये एरिया है महाराष्ट्र का, और ये है मद्रास का। तो पहले तीनों अलग अलग जो है गवर्नर थे, ठीक है। जो कंपनी ने 73 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, तो ये दोनों जो गवर्नर थे ना, ये दोनों गवर्नर एक तरह से बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। मतलब कि बंगाल का गवर्नर सब गवर्नरों में सबसे बड़ा बना दिया गया। इस सरल भाषा में समझने के लिए बता रहा हूँ कि बंगाल का गवर्नर सब तीनों गवर्नर में सबसे बड़ा गवर्नर बना दिया गया, और ये दोनों गवर्नर एक तरह से सबऑर्डिनेट हो गए इसके, ठीक है। मतलब इन दोनों गवर्नर की पावर कम कर दी गई, और सबसे ज़्यादा पावर किसके पास हो गई, बंगाल के गवर्नर को। इसलिए बंगाल के मतलब कि इनकी पावर यहाँ जाना शुरू हो गई, मतलब स्टार्टेड, ठीक है। बंगाल का जो गवर्नर था उसको इसीलिए गवर्नर जनरल नाम दिया गया। मतलब कि यहाँ की पावरें भी अब चली गई किसके पास, बंगाल के गवर्नर के पास। इसलिए बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। अब इसमें क्या था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, ठीक है, 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद। तो यहाँ ध्यान रखना कितने सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद थी, ये पूछ सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए कितने सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद थी। तो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद थी। पहला गवर्नर, ठीक है, वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम ध्यान रखना। फर्स्ट गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो फर्स्ट गवर्नर कौन था, फर्स्ट गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। आगे देखते हैं, मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। ये भी बताया ना मैं कि मद्रास के और बम्बई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। पहले सभी प्रेसिडेंसियों के अलग अलग गवर्नर थे, पहले तीनों के अलग अलग गवर्नर थे, लेकिन जब ये एक्ट आया तो मद्रास का और बम्बई का जो गवर्नर था वो बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गया। मतलब बंगाल का गवर्नर तीनों गवर्नर में सबसे बड़ा गवर्नर एक तरह से मान लिया गया, और ये दोनों एक तरह से सबऑर्डिनेट हो गए।
ठीक है, आगे देखते हैं। देखो 1774 में कलकत्ता में 1774 में एक पॉइंट और है इसमें कि 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, ठीक है, 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। और इसमें क्या था, जो स्थापना हुई उच्चतम न्यायालय की, तो इसमें मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये चीज़ ध्यान रखना कि 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम, और कहीं उच्च न्यायालय लिखा होगा तो मतलब हाई कोर्ट होता है। अगर उच्च न्यायालय लिखा है, उच्च न्यायालय, तो यह हाई कोर्ट होता है। अगर उच्चतम न्यायालय लिखा है तो ये सुप्रीम कोर्ट होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। और मतलब 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश थे, एक चीफ जस्टिस थे, एक चीफ जस्टिस थे, एक चीफ जस्टिस थे, और बाकी 3 अन्य जो थे अन्य न्यायाधीश थे, मतलब 3 और अन्य न्यायाधीश थे। एक चीफ जस्टिस थे और बाकी 3 अन्य न्यायाधीश थे। और क्या क्या चीज़ें हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। देखो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की अनुमति खत्म कर दी गई। इससे पहले जो कंपनी के कर्मचारी थे वो अपना जो है निजी व्यापार कर सकते थे, मतलब कंपनी के कर्मचारी थे ही, उसके अलावा भी अगर वो प्राइवेट ट्रेड करना चाहते थे तो उनको परमिशन मिली थी। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने निजी व्यापार की अनुमति खत्म कर दी। जो उपहार लेते थे, रिश्वत लेते थे, वो सब बैन हो गया, प्रतिबंधित हो गया, ठीक है। कंपनी यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी की एक गवर्निंग बॉडी बन गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। मतलब कि एक तरह से यहाँ पे कंपनी के बोर्ड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया गया, ठीक है। ये चीज़, इतनी चीज़ ध्यान रखना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब आते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। ये पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट उस समय जो है पिट्स जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। पिट्स नाम था उनका, ब्रिटिश गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर थे वो, उनका पिट्स नाम था। मतलब उस समय के जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट, ठीक है। तो उन्होंने इस एक्ट को पास कराया। देखो इस एक्ट में क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को कमियों को दूर करने के लिए संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया गया। एक एक्ट आया 1781 में, 1781 में एक्ट आया। 1781 में जो एक्ट आया उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता था, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से। क्या सेटलमेंट था, ज़रा यहाँ समझने की कोशिश करना। देखो जब 73 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके बाद उसी में सुप्रीम कोर्ट बनाने की अनुमति मिल गई, ठीक है। और उसी में क्या बोला गया कि जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसकी पावर थी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर थी कि जो कंपनी के अधिकारी हैं उनको कंट्रोल कर सके, और गवर्नर जनरल के पास भी ये पावर थी कि जो कंपनी के अधिकारी हैं उनको कंट्रोल कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच एक तरह से डिस्प्यूट होने लगा। तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की पावर हैं उनको बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट आप इन चीज़ों में इंटरफेयर ना करें। इस चीज़ को दोनों, मतलब सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच ये समझौता कराने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास किया गया, ठीक है। ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में पारित हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच में एक तरह से समझौता कराने के लिए पास किया गया। यही जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 का था ना, 1781 का, इसी तरह की चीज़ आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसको हम लोग आर्टिकल 50 बोलते हैं, ठीक है, आर्टिकल 50 बोलते हैं। मतलब कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। मतलब कि जो न्यायपालिका है उसका कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान हमारे पास आर्टिकल 15 में है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी
ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके बाद उसी टाइम में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ। 1773 की कमियों को दूर करने के लिए। और उसी समय 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास किया गया। ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। कौन? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद एक महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, ठीक है ना। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट पहले आया 1781 में, उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मतलब समझ गए ना कि क्यों आया होगा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच जो डिस्प्यूट था, एक तरह से विवाद था, उसको सॉल्व करने के लिए ये एक्ट आया था। और जो इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसके बाद जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। जो एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, उसकी क्या विशेषता है? राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। मतलब कि जो राजनीतिक कार्य थे और वाणिज्यिक कार्य, मतलब उनको अलग कर दिया गया। पॉलिटिक्स वाले कार्य अलग हो गए, एक तरह से ट्रेडिंग वाले कार्य अलग हो गए, ठीक है। निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई। मतलब कि जो निदेशक मंडल था वो कंपनी के व्यापारिक मामले देखेगा, और जो राजनीतिक मामलों के प्रबंधन की शक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आ गई, ठीक है। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन की शक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आ गई। यहाँ समझना, एक तरह से सरल भाषा में अगर समझे तो दो तरह के निकाय बन गए। एक निदेशक मंडल ये हो गया, और दूसरा जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो जो निदेशक मंडल है ये व्यापार का काम देखेगा अब, ठीक है, व्यापार का काम देखेगा। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये राजनैतिक मामले देखेगा। मतलब एक तरह से ये अलग बॉडी बना दी गई, ये अलग तरह की संस्था बना दी गई, समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद ही द्वैध शासन का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ क्या किया गया? मतलब शुभारंभ हो गया, ठीक है, शुभारंभ हो गया। द्वैध शासन का शुभारंभ, इसको बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट। और जो नियंत्रण बोर्ड था, नियंत्रण बोर्ड की शक्ति क्या थी? ब्रिटिश नियंत्रित भारत में नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण था, ठीक है ना। जो नियंत्रण बोर्ड था, ब्रिटिश नियंत्रित भारत में नागरिक, सैन्य और राजस्व गतिविधियों के अधीक्षण व नियंत्रण का पावर थी इसके पास। और अगली चीज़ है कि एक्ट के इम्पोर्टेंट होने के क्यों एक्ट ये इम्पोर्टेंट था? तो ये एक्ट इम्पोर्टेंट इस वजह से था, क्योंकि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो जो 1784 का एक्ट आया ना, पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें कहा गया कि जो कंपनी के अधीन क्षेत्र पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का, जितना भी कंपनी ने कब्जा कर रखा है ना एरिया इंडिया का, वो अब ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र हो गया। मतलब कि अब उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज होगा। जितना एरिया कंपनी ने कब्जा कर रखा था इंडिया का 1784 के एक्ट में, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा बन गया। इसलिए ये एक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूछते भी हैं कि किसमें ये बात कही गई थी। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। मतलब ब्रिटिश सरकार को, अब कौन काम करेगा? अभी तक ईस्ट इंडिया काम कर रही थी, ठीक है ना। अब ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट बताएगी कंपनी के कार्यों और प्रशासन को कैसे कंट्रोल किया जाए। मतलब एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट अब कंट्रोल करने लगी, ठीक है, किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने लगी। तो ये थे दो एक्ट, ठीक है, दो एक्ट थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अभी थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अभी बचा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको, ये एक तरह से वीडियो काफ़ी लंबी भी हो रही है, और ये समझने के लिए हम लोग अभी एक दो वीडियो और बनाएंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए पूरी तरह समझेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आ गया तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें हैं, क्या हैं, आर्टिकल हैं, और जो कुछ भी कॉन्सेप्ट हैं, वो सारी समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो अगली वीडियो मिलेंगे
इसी टॉपिक के साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का अगला पार्ट, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, केवल 2 ही एक्ट हुए हैं, 1773 का रेगुलेटिंग और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। इसके आगे वाले जो एक्ट हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।